बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास साइंस के न्यू टेक्स्ट बुक्स के 4 लेसन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाऊंगी। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत अहम है। इन टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। टेट प्रिपरेशन कैसे करें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इन तमाम के वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आपको टेट के प्रीवियस पेपर्स चाहिए और देन आपको साइकोलॉजी का मवाद चाहिए या फिर टेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। साइंस जमात हफ्तुम लेसन ग़िज़ा के अज्जा फूड कंपोनेंट्स। ग़िज़ाई अशिया में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात जैसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। हम मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया को इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा हमें तवन्नाई बख्शती है। उम्र के एतबार से हमको मुख्तलिफ मक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियों की ज़रूरत होती है। ग़िज़ाई रेशे भी ग़िज़ा का एक जुज़ होते हैं। ग़िज़ाई रेशे भी क्या है? ग़िज़ा का एक जुज़ होते हैं। ग़िज़ाई रेशे मुख्तलिफ तरकारियों, अजनास और फलों में मौजूद होते हैं। रेशेदार ग़िज़ा कब्ज़ को होने से रोकती है। हमारे जिस्म की बेहतर कारकर्दगी के लिए मुनासिब मक़दार में पानी पीना चाहिए। ग़िज़ाई अशिया में हर किस्म के अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ अज्जा में इनकी मक़दार मुख्तलिफ अशिया में मुख्तलिफ होती है। मक़वी ग़िज़ा के इस्तेमाल से हम सेहतमंद रह सकते हैं। जंक फूड जैसे नूडल्स, पिज़्ज़ा और बर्गर के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा हज़मी निज़ाम मुतासिर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा जंक फूड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन, नमकियात की मुनासिब मक़दार मौजूद हो तो ये ग़िज़ा मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। हाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन, नमकियात, ये तमाम चीज़ें जिसमें पाए जाते हैं उसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा की एक मिसाल मिल्क है, ठीक है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा। हर एक के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। कोई भी इंसान के लिए क्या है? मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, तुरशे और असास, एसिड्स एंड बेसिस। तुरशे और असास पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है, आप विज़िट करके चैनल पर देख सकते हैं। उसमें तुरशे और असास को बताया गया। तुरशे कितने किस्म के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उनका मज़ा कैसा रहता है, तुरशों का मज़ा, असास का मज़ा और वो किन में पाया जाता है, वो सब तफसील से समझाया गया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SCERT की टेक्स्ट बुक लेकर आप है ना लेसन में से ढूंढ के भी यही पॉइंट्स बनाएंगे आप। अगर आपको सेव करना चाह रहे हैं तो आप है ना स्क्रीनशॉट लेकर PDF बना लीजिएगा। लतमसी फितिये कागज़ अशिया की बुनियादी खासियत के लिहाज से अपना रंग तब्दील करते हैं। उन्हें मुज़ाहिर इंडिकेटर कहा जाता है। लतमसी कागज़ क्या है? उसकी एक बुनियादी खासियत है जिसके लिहाज से वो अपना रंग तब्दील करता है। तो ऐसे कागज़ को क्या कहते हैं? उन्हें मुज़ाहिर इंडिकेटर कहा जाता है। फलों, तरकारियों और दूसरी ग़िज़ाई अशिया का मज़ा मुख्तलिफ होता है। सबका मज़ा एक जैसा तो नहीं होता ना, हर एक का मज़ा अलग अलग होता है। फलों का, तरकारियों और दूसरी जो भी ग़िज़ाई अशिया है उसका मज़ा मुख्तलिफ होता है। मुज़ाहिर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि दिया गया महलूल तुरशई है या असासी है या तादिल। वो अशिया जो नीले लतमस को सुर्ख लतमस में तब्दील करते हैं वो तुरशई खासियत की होती है। वो अशिया जो सुर्ख लतमस को नीले लतमस में तब्दील करती है वो असास खासियत की होती है। आप सिर्फ तुरशई खासियत या असासी खासियत दो में से कोई एक भी याद रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप तुरशई खासियत का याद रख लेंगे तो नीले लतमस को, अगर नीला लतमस सुर्ख में तब्दील हो रहा है तो समझिए वो तुरशई खासियत है। आप इतना याद रख ले तो बस इससे मालूम हो जाता है कि अगर सुर्ख लतमस नीले में तब्दील हो रहा है तो वो कौन सी खासियत होगी? असासी खासियत। चोटी जब काटती है तो अपने जिस्म से फार्मिक एसिड खारिज करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चोटी जब काटती है तो अपने जिस्म से कौन सी एसिड खारिज करती है? फार्मिक तुरशा, ठीक है, फार्मिक एसिड। वो तमाम अशिया जो छूने पर साबुन जैसी महसूस होती है असासी खासियत की होती है। तुरशई बारिश दरअसल कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा और बारिश के पानी का मजमू होती है। तुरशई बारिश किसका मजमू होती है? कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा एंड बारिश के पानी का मजमू होती है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। कुछ नमक नीले और सुर्ख लतमस पर असरअंदाज करते उनको तादीली नमक कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नमक रहते हैं जो नीले लतमस, नीला कागज़ और सुर्ख कागज़ जो भी रहता
اس کے اوپر اثر انداز نہیں کرتے، یعنی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دو کلر کا بھی اگر آپ وہ تعدیلی پانی میں اگر یہ دو میں سے کوئی بھی ایک پیپر ڈالے آپ، نیلا لتمس یا سرخ لتمس، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی اس کا کلر چینج نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعدیلی نمک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعدیلی نمک مظاہر پر اثر نہیں کرتا۔ سرخ لتمس، نیلا لتمس، فیناپتھلین، میتھائل آرنج، ہیبسکس، ہلدی اور روز کاغذ، ان تمام کو قدرتی مظاہر کہا جاتا ہے۔ قدرتی مظاہر کسے کہا جاتا ہے بولے تو سرخ لتمس، نیلا لتمس، فیناپتھلین، میتھائل آرنج، ہیبسکس، ہلدی، روز کاغذ، ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے؟ قدرتی مظاہر کہا جاتا ہے۔ عمل تعدیل کے طریقے میں ترشے اور اساس دونوں کی خاصیت فنا ہو جاتی ہے۔ عمل تعدیل کا جو طریقہ رہتا ہے اس میں دونوں خاصیت، ترشے کی خاصیت اور اساس کی خاصیت، دو بھی خاصیت کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیسن نمبر 3، حیوانی ریشے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو تخم سیڈز کہتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کے انڈوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخم یا سیڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیوانی ریشے قدرتی ریشے ہوتے ہیں۔ حیوانی ریشے یعنی جانوروں سے جو بھی ریشے حاصل ہوتے ہیں وہ کون سے ریشے ہوتے ہیں؟ قدرتی ریشے ہوتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کرنے کو ریشم سازی کہا جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑوں سے اگر ہم ریشم حاصل کریں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ریشم سازی کہا جائے گا۔ ریشم کے کیڑے شہتوت کو دن رات کھاتے ہیں، یعنی ریشم کے کیڑے کیا ہے؟ شہتوت کے درخت پہ رہتے ہیں، اور وہ شہتوت جو رہتے ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے رہتے، اسے ہے نا دن رات کھاتے رہتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے تتلی جیسے ہوتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کیسے ہوتے ہیں؟ تتلی کی مانند ہوتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے اپنے اطراف اپنے منہ کے لعاب سے ایک جال بنا لیتے ہیں جسے خون کہتے ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے ریشم کے کیڑے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اطراف ہے نا منہ کے لعاب سے، جو بھی ان کے منہ سے لعاب نکلتا ہے اس کے ذریعے ایک جال بنا لیتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خون کہتے ہیں۔ لاروا کو خون کے اندر مار ڈالنے کے عمل کو خنق اسٹیفنگ کہتے ہیں۔ خون سے ریشم کے ریشوں کو حاصل کرنے کے عمل کو ریلنگ کہا جاتا ہے۔ خون سے ہے نا ریشم کے ریشوں کو حاصل کرتے ہیں ہم۔ جو خون جو ہے نا وہ کیڑا اپنے اطراف اپنے منہ کے لعاب سے جو جال بنا لیتا، اسی کو کہہ رہے ہیں ہم خون کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خون سے ہے نا ریشم کو حاصل کیا جاتا۔ ریشم کے کیڑوں کے دور حیات میں انڈے، لاروا، پیوپا اور بالغ اس کے مدارج ہوتے ہیں۔ تو ریشم کے کیڑے کا دور حیات بھی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے انڈا، اس کے بعد لاروا، ٹھیک ہے، انڈا اس کے بعد لاروا، پھر پیوپا اینڈ بالغ۔ ریشم کے کیڑے کا دور حیات کتنے مرحلوں میں انجام پاتا ہے؟ 4 مرحلوں میں انجام پاتا ہے: انڈا، لاروا، پیوپا اینڈ بالغ۔ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا اس کو 1-2-3 بار اچھے سے پڑھ لیجیے اور اس کا ریویژن بھی کرتے رہیے آپ، تاکہ آپ کو ایگزام میں آسانی سے وہ یاد آ سکے۔ ایک اوسط خون سے تقریباً 1000 سے 3000 فیٹ لمبا دھاگا نکالا جاتا ہے۔ تو ایک اوسط خون جو رہتا نا ایک کیڑے کا، جو اپنے اطراف و لعاب سے ایک جال بنا لیتا نا، اس کو خون کہہ رہے ہیں۔ تو وہ خون سے ہے نا کتنا لمبا دھاگا نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 1000 سے 3000 فیٹ لمبا دھاگا نکالا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ٹیسر سلک، موگا سلک، کوسا سلک، ایری سلک وغیرہ سلک کی مختلف اقسام۔ سلک کی مختلف اقسام ہے تو یہاں پر دیکھیے ٹیسر سلک، موگا سلک، کوسا سلک، ایری سلک۔ آندھرا پردیش کے پوچم پلی کو سلک سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ سلک سٹی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آندھرا پردیش کے پوچم پلی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلک سٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ریشم کا ہے نا ریشم کا کپڑا زیادہ بنایا جاتا ہے اس سٹی میں۔ اچھے قسم کا اون میرینو بھیڑ سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھے قسم کا اون کون سے بھیڑ سے حاصل ہوتا ہے؟ میرینو بھیڑ سے حاصل ہوتا ہے۔ میرینو بھیڑ سے ایک سال میں 5 سے 18 کلو اون حاصل کیا جاتا ہے۔ تو میرینو بھیڑ سے ایک سال میں کتنا اون حاصل کیا جاتا ہے بولے تو 5 سے 18 کلو اون حاصل کیا جاتا ہے۔ انگورا بکری کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ انگورا بکری کہاں پر پائی جاتی ہے؟ کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ بھیڑوں سے اون کے بال کو کاٹنے کو اون اتارنا کہتے ہیں۔ اس پر بھی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اون اتارنے کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ضرور، صرف 1 منٹ کا شارٹ ویڈیو ہے۔ اون سے غیر ضروری اشیاء کو علیحدہ کرنے کے عمل کو سارٹنگ کہتے ہیں۔ اون سے ہے نا اون جب ہے نا بھیڑ سے اتار لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں جو بھی کچرا رہتا ہے، دھول دھبا وغیرہ، اس کو غیر ضروری اشیاء جو بھی رہتی ہے اس کو علیحدہ کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سارٹنگ کہتے ہیں۔ بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ سے اون کو حاصل کیا جاتا ہے۔
ऊन के धागों को मुख्तलिफ रंगों में रंगा जाता है। दस्ती गिर के और बरखी गिर के ऊनी कपड़ों की बुनाई करते हैं। लेसन नंबर 4, हरकत और वक्त, मोशन एंड टाइम। कोई शय इस वक्त हालत हरकत में कहलाएगी जबकि उसके मुकाम की तब्दीली दिए गए वक्त में अतराफ व अकनाफ के लिहाज से हो। तो यहाँ पर कोई भी शय है ना इस वक्त हालत हरकत में कहलाएगी, यानी हालत हरकत में है, बल्कि हम कैसे समझेंगे, उसके मुकाम की जो भी है ना तब्दीली दिए गए जो भी वक्त है उसमें है ना उसके मुकाम की तब्दीली हो, यानी उसके अतराफ व अकनाफ के लिहाज से उसका मुकाम तब्दील हो, यानी वो वहीं पर ठहरी हुई नहीं हो। जैसे एक बस जो है ना उसका मुकाम एक शहर से निकली तो वो दूसरे शहर तक पहुंचती, तो रास्ते में उसका मुकाम तब्दील हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही। जैसे एक बाल को हम फेंकें तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी उसके मुकाम के लिहाज से तब्दील होना। तो समझिए कि वो शय हालत हरकत में है। कोई शख्स इस वक्त हालत सुकून में कहलाएगा जबकि उसके मुकाम में कोई तब्दीली ना हो बिला लिहाज अतराफ व अकनाफ के, यानी कोई शख्स है ना हालत सुकून में कब कहलाएगा, उसके मुकाम में कोई तब्दीली ना हो बिला लिहाज अतराफ व अकनाफ की, यानी उसके अतराफ अकनाफ जो वहाँ ठहरा हुआ है उन्हें उसके अतराफ अकनाफ के लिहाज से है ना उसके मुकाम बिल्कुल तब्दील ना हो, तो समझिए कि वो हालत सुकून में है। अगर कोई जिस्म मसावी फासला वक्त के मसावी हिस्सों में तय करे उस जिस्म की हरकत को हमवार हरकत कहते हैं। अगर कोई जिस्म मसावी फासला मसावी हिस्सों में तय करे उस जिस्म की हरकत को हमवार हरकत कहते हैं। अगर कोई जिस्म गैर मसावी फासला वक्त के मसावी हिस्सों में तय करे उस जिस्म की हरकत को गैर हमवार हरकत कहते हैं। अगर कोई जिस्म मसावी फासला मसावी हिस्सों में तय कर रहा है, यानी बराबर हिस्सों में तय कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमवार हरकत। इसकी मिसाल क्या है, फ़ैन, और जैसे मशीन की सुई आगे पीछे होती है, वह एहतजाजी हरकत है, लेकिन मसावी वक्त में मसावी फासला तय करती है, जैसे फ़ैन की पत्तियाँ वगैरह, ये क्या है, हमवार हरकत की मिसाल है। फिर अगर कोई जिस्म गैर मसावी फासला वक्त के मसावी गैर हिस्सों में तय करे उस जिस्म की हरकत को गैर हमवार हरकत कहते हैं। यानी जैसे तितली का हरकत करना एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर, यानी वो मसावी फासला तय नहीं करती, मसावी वक्त में मसावी फासला तय नहीं करती, तो वैसे हरकत को क्या कहेंगे, गैर हमवार हरकत कहेंगे। अगर मुतहरिक जिस्म के तमाम हिस्से हरकत की सिमत हरकत करते हैं तो ऐसी हरकत को इंतखाली हरकत कहेंगे। यानी एक शख्स है ना हरकत कर रहा तो उसके जिस्म के तमाम हिस्से भी उसी जानिब, जिस जानिब हरकत कर रहा उसी जानिब उसके तमाम हिस्से भी हरकत कर रहे हैं, तो ऐसी हरकत को क्या कहेंगे, इंतखाली हरकत कहेंगे। हरकत हमारी ज़िंदगी का एक आम तजुर्बा है। हरकत कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, इंतखाली, दायरी एंड एहतजाजी। वक्त की पैमाइश मुख्तलिफ पैमाइशी आलात जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों से की जाती है। वक्त की पैमाइश हम किसके ज़रिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की मदद से करते हैं। क़दीम दौर में वक्त की पैमाइश धूप घड़ी के ज़रिए की जाती थी, यानी वो धूप घड़ी एक बनाकर उसे देखते थे कि उसका साया कहाँ तक पड़ा, तो दोपहर के 12 बजे उसका साया कहाँ पर रहता, या 1 बजे तो उसके साये में तब्दीली हुई तो समझते थे कि इतना वक्त हो रहा है, ये टाइम हो रहा। लेकिन आज हमारे लिए कितनी सहूलत है, देखो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया मौजूद है आज। वक्त की बुनियादी इकाई सानिया है, ये इम्पोर्टेंट है। देखें वक्त की बुनियादी इकाई कौन सी है, सानिया है। एसआई निज़ाम में रफ्तार की इकाई क्या है, मीटर फ़ी सानिया है। रफ्तार पैमा की मदद से हम किसी गाड़ी की रफ्तार मालूम कर सकते। एक आला है रफ्तार पैमा जिसकी मदद से हम किसी भी गाड़ी की रफ्तार को मालूम कर सकते हैं। अगर जिस्म इंतखाली हरकत के साथ ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा हो तो उस हरकत को मुस्तकीमी हरकत कहते हैं। अगर जिस्म है ना इंतखाली हरकत के साथ ख़त मुस्तकीम में यानी सीधा हरकत कर रहा है, हरकत को मुस्तकीमी हरकत कहते हैं। अगर जिस्म इंतखाली हरकत के साथ मुनहनी रास्ते पर हरकत करे तो उस हरकत को मुनहनी हरकत कहते हैं। अगर जिस्म इंतखाली हरकत यानी जिस्म के जो हिस्से हैं वो भी उसके साथ हरकत कर रहे हैं और वो कौन से रास्ते पर हरकत कर रहे हैं, अगर मुनहनी रास्ते पर हरकत कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, मुनहनी हरकत कहेंगे। अगर वो ख़त मुस्तकीमी रास्ते पर हरकत कर रहा है वो जिस्म तो उसे क्या कहेंगे, मुस्तकीमी हरकत कहेंगे। आज के इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।